हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग सूर्या सूर्यालयन पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आज आप सभी के लिए क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर लेकर आया हूं, जिसका नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो आज हम लोग जानेंगे कि हमारे देश में राष्ट्रवाद किस प्रकार से फैला और उसके क्या क्या परिणाम हुए। तो जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, पूरे विश्व में खाद्यान्न की कमी महसूस हुई, क्योंकि इस दौरान जो विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था, सभी देशों ने कृषि से पूरी तरह ध्यान हटा दिया था और अधिक से अधिक हथियार निर्माण में लगे हुए थे। अधिक संख्या में सिपाही भर्ती के भी कारण कृषि उत्पादन पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। 1920-21 में अचानक फसल बर्बाद हो जाने के कारण लगभग 13 मिलियन लोग भूखों मर गए पूरे विश्व में। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे और अंग्रेज़ों के शोषणकारी नीति के खिलाफ सत्याग्रह चलाया, जिसका अर्थ है सत्य के लिए किया गया आग्रह। अर्थात जब किसी बुराई का विरोध बिना किसी हथियार या आक्रामकता का किया जाता है और बुराई करने वाले को सत्य और अहिंसा के माध्यम से यह एहसास कराया जाता है कि किया गया कार्य गलत है या अपराध है, तो इसे ही हम लोग सत्याग्रह कहते हैं, जिसमें हिंसा का कोई स्थान नहीं होता है। गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1916 में बिहार के चंपारण में काम कर रहे बगान मजदूरों पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ किया था और 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले में वहाँ के गरीब व मजदूर किसानों के लिए सत्याग्रह किया, जिसमें वहाँ के किसान फसल बर्बाद होने के कारण टैक्स कम करने की मांग कर रहे थे। 1918 में उन्होंने अहमदाबाद के मिलों में काम करने वाले मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया और 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट सत्याग्रह चलाया। और रॉलेट सत्याग्रह एक ऐसा सत्याग्रह था जिसमें अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानून का विरोध किया गया था। रॉलेट एक्ट के खिलाफ यह चलाया गया सत्याग्रह था। इस रॉलेट एक्ट में किसी भी क्रांतिकारी को कम से कम 2 वर्ष तक जेल में रखा जा सकता था और उन्हें ना तो वकील की मदद दी जा सकती थी और ना ही कोई अपील किया जा सकता था और ना ही कोई उनकी दलील सुनी जाती थी। इसके विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल करा दिया और सड़क, रेल, टेलीग्राफ आदि सभी सेवाएं बंद कराए गए, जिससे अंग्रेज भयभीत हो गए और उन्होंने आंदोलनकारियों से सख्ती बरतते हुए स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और गांधी जी को दिल्ली आने से रोक दिया। 13 अप्रैल को बैसाखी का मेला अमृतसर के जालियांवाला बाग में देखने आए कुछ लोगों ने मीटिंग की और इस बात की भनक किसी प्रकार अंग्रेजी सरकार को चल गया और फिर जो है उन्होंने इलाके में लगे हुए मार्शल लॉ से जो अनजान लोग थे उन पर जनरल डायर वहाँ अपने सैनिकों के साथ आए और उन पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सैकड़ों लोग घायल हो गए और कई मारे गए। और यह दर्दनाक क्रूर घटना जंगल की आग की तरह पूरे देश में फैल गई और लोग अत्यधिक उग्र हो गए और कई जगहों पर अंग्रेजी दफ्तरों पर आक्रमण भी किया और इससे क्रोधित होकर अंग्रेजी सरकार ने भी भारतीयों को जमीन पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगने को मजबूर कर दिया और अंग्रेज कर्मचारियों को सलाम करने को मजबूर कर दिया। पंजाब के गुजरांवाला गांव में तो बमबारी भी किया गया और हिंसा भड़कते देख गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। रॉलेट सत्याग्रह में मुस्लिम लोग शामिल नहीं थे, अतः उन्हें सत्याग्रह में शामिल करने के लिए खिलाफत इशू उठाया और इसमें मुस्लिमों को बताया गया कि किस प्रकार अंग्रेज़ों ने उनके धर्म गुरुओं अर्थात खलीफा के साथ अत्याचार किया है और तुर्की में खलीफा पद को समाप्त कर दिया है।
गांधी जी ने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलकर मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत कमेटी की स्थापना की और इस प्रकार गांधी जी ने मुस्लिम एकता को जो है हिंदुओं के साथ जोड़ा और हिंदू मुस्लिम एकता इस प्रकार से बढ़ी। अपने किताब हिंद स्वराज में 1919 में छपी हुई किताब में गांधी जी ने कहा था कि अगर सभी भारतवासी अंग्रेज़ों को सहयोग देना बंद कर दें तो 1 वर्ष के अंदर ही भारत आज़ाद हो जाएगा। गांधी जी क्रमवार तरीके से आंदोलन करना चाह रहे थे, जिसमें सभी पहले सरकारी उपाधि लौटाई जाएगी, पुरस्कार लौटाया जाएगा, फिर सरकारी नौकरी छोड़ी जाएगी, जैसे आर्मी, पुलिस, अदालत, स्कूल और विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाएगा। इस पर भी देश आज़ाद नहीं हुआ तो सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में चलाया जाएगा। नवंबर 1920 में होने वाले प्रांतीय चुनाव को देखते हुए कांग्रेस के कुछ लोगों के बीच सितंबर से दिसंबर तक काफ़ी मतभेद रहा, लेकिन आखिरकार दिसंबर 1920 को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में आपसी समझौता हुआ और जनवरी 1921 को खिलाफत और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। शहरों में आंदोलन के प्रारंभ होते ही आर्मी, पुलिस, अदालत, स्कूल और सरकारी दफ्तर आदि में काम करने वाले भारतीयों ने काम करने से इनकार कर दिया और स्कूली विद्यार्थियों व कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने वहां पढ़ना छोड़ दिया। आंदोलन में भाग लेने के लिए वे लोग आगे आए और विदेशी सामानों का बहिष्कार करने से 1921 से 1922 के बीच सरकारी व्यापार, जो कि 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ हो गया था, वहीं खादी कपड़े महंगे होने के कारण स्वदेशी कपड़े बुनने में अत्यधिक समय लगने के कारण यह आंदोलन अधिक दिनों तक नहीं टिक सका और धीरे धीरे कमज़ोर होने लगा। अगर कंट्री साइड में इस आंदोलन को देखें, अर्थात देहाती इलाके में अगर ऐसे आंदोलन को देखें, तो किसानों और आदिवासियों ने भी अंग्रेजी सरकार का घोर विरोध किया था। अवध में बाबा रामचंद्र नामक एक सन्यासी ने वहाँ के किसानों को जमींदारी और बेगारी सिस्टम के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। इसमें भूमिहीन किसानों को बिना मजदूरी के ही जमींदारों के यहाँ काम करना पड़ता था और उन्हें सिर्फ इसके बदले में भोजन दिया जाता था और सुबह शाम दिन रात एक जैसे उन्हें नौकरों की भांति खटना पड़ता था। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू अवध के किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए अवध किसान सभा की स्थापना करने लगे और अक्टूबर 1920 तक लगभग इसकी 300 शाखाएं खोल दी गई और इस आंदोलन में जमींदारों व तालुकदारों के घर से अनाज लूट लिया गया, टैक्स देने से भी इनकार कर दिया गया। ऐसा माना गया कि सभी किसानों को उनकी भूमि लौटा दी जाएगी। वहीं आदिवासी किसानों ने स्वराज का अलग ही अर्थ निकाला और आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में गुरिल्ला आंदोलन चलाया गया आदिवासियों जनजातियों के द्वारा, जो कि जंगल में निवास करते थे, क्योंकि आदिवासी जनजातियों को भी जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई थी ताकि वे अधिक से अधिक संख्या में मजदूरी का काम कर सके और सरकार को मुफ्त का लेबर मिल जाए। इसके लिए अल्लूरी सीताराम राजू ने विरोध करते हुए दावा किया कि उसके पास अलौकिक शक्ति है, वे भविष्यवाणी कर सकते हैं और यहाँ तक कि बंदूक की गोली भी उन्हें नहीं मार सकते। उन्हें 1924 में गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दे दी गई और इस आंदोलन में बहुत से ब्रिटिश कर्मचारी व पुलिस स्टेशनों पर आक्रमण कर दिया गया। गांधी जी के स्वराज आंदोलन का प्रभाव असम के बगान मजदूरों पर भी पड़ा कि वे बगान से बाहर आने जाने की छूट की मांग करने लगे, क्योंकि एक्ट ऑफ इंडियन इमिग्रेशन 1859 के अनुसार उन्हें बगान के अंदर रहकर ही सालों भर बगानों के फसल की देखरेख करनी पड़ती थी। जब उन्होंने नन कोऑपरेशन मूवमेंट के विषय में सुना तो उनको लगा कि अब सभी का जब्त किया हुआ ज़मीन उन्हें लौटा दिया जाएगा, उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी।
वे लोग स्वतंत्र भारत का नारा लगाते हुए वहाँ से भागने लगे, लेकिन रास्ते में ही पकड़े गए। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और पुनः बगानों में काम करने को मजबूर किया गया। हालांकि ऐसे आंदोलनों से कांग्रेस का कोई संबंध नहीं था। फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा नामक पुलिस स्टेशन को आंदोलनकारियों ने जला डाला, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। और देश में बढ़ती हिंसा को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को तुरंत वापस ले लिया। कांग्रेस में कुछ लोग जैसे चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रांतीय चुनाव लड़ने का निर्णय किया। क्योंकि इसके माध्यम से सरकार की नीतियों को गलत साबित करना आसान था, वहीं दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस आदि नेताओं ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उग्र आंदोलन का रास्ता चुना। ऐसी परिस्थिति में आंतरिक मतभेद बढ़ गया और धीरे धीरे विश्व आर्थिक मंदी का भी प्रभाव भारतीय कृषि पर बुरे तरीके से पड़ा। सभी खाद्य पदार्थों व कृषि उत्पादों का दाम 1926 से 1930 तक गिरता चला गया। इससे किसानों को भारी नुकसान हुआ और टैक्स नहीं दे पाने लगे। ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में साइमन कमीशन की स्थापना की और भारत भेजा। इसमें एक भी भारतीय नहीं होने के कारण 1928 में इसके भारत आते ही साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए आंदोलनकारियों ने लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध करना शुरू कर दिया और इस विरोध में अंग्रेजी सरकार ने सब पर लाठी चार्ज कर दिया और इसमें लाला लाजपत राय के सिर पर चोट आने से वे बुरी तरह घायल हो गए और संघर्ष एक बार फिर से बढ़ गया। इसके असफलता के बाद अंग्रेजी सरकार ने 1929 के गोलमेज सम्मेलन के लिए कांग्रेस को न्योता भेजा, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। जवाहरलाल नेहरू व सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव वाले संविधान का विरोध जोरदार तरीके से किया गया और दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कर दी गई और 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाते हुए पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया। हालांकि इस घटना ने कुछ खास लोगों का ही ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। इसे ही और प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने ऐसे आंदोलन के लिए सोचा जिसका सरोकार गरीब से लेकर अमीर तक हो। इसीलिए उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जिसमें नमक कानून को भंग किया गया। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को लॉर्ड इरविन को 11 मांगों की सूची का एक पत्र सौंप दिया और इसमें नमक कर को हटाने के लिए विशेष जोर दिया गया, क्योंकि इसका प्रयोग एक गरीब मजदूर से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति भी करते थे। उनके मांगों को अनसुना करने के कारण उन्होंने 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 240 मील दूर अपने 78 सहयोगियों के साथ पैदल चलकर गुजरात के दांडी तट तक पहुँचे और जिस दिन वह पहुँचे उसका तारीख था 6 अप्रैल और एक मुट्ठी नमक समुद्र के पानी से बना करके नमक कानून को भंग किया। इसमें वे प्रतिदिन 10 मील की यात्रा किए और इस आंदोलन से एक बार फिर पूरा देश अंग्रेजी सरकार के खिलाफ एकजुट हो गया। सभी कानूनों को तोड़ने लगे और किसी प्रकार का टैक्स दिए बिना ही समुद्र से नमक बनाया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और किसानों ने रेवेन्यू देने से इनकार कर दिया। आदिवासियों ने फॉरेस्ट लॉ का बहिष्कार किया और रिजर्व्ड फॉरेस्ट में जाकर लकड़ी काटने लगे और अपने पशुओं को चराने लगे। अपने साम्राज्य का पतन होता देख अंग्रेजी हुकूमत ने कांग्रेस के कई नेताओं को एक एक कर कैद करने लगे। अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार करता देख गांधी जी भी कैद हो गए और इससे लाखों लोग सड़क पर आ गए और विरोध करने लगे, जिसमें महिला, पुरुष, बूढ़े, बच्चे सभी शामिल थे।
लगभग 1 लाख लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। सभी को बुरी तरह पीटा गया। इससे दुखी होकर गांधी जी ने एक बार आंदोलन फिर से वापस ले लिया और लॉर्ड इरविन से 5 मार्च 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए समझौता कर लिया। गांधी जी दिसंबर 1931 को शामिल होने के लिए लंदन गए, लेकिन उसमें वार्ता सफल नहीं हुई और इधर जवाहरलाल नेहरू और अब्दुल गफ्फार खान को उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस को गैर कानूनी ठहराया गया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के शुरुआत में तो उत्तर प्रदेश